रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 4 डेफिनेशंस जो है वो इसने क्वेश्चन की हैं आपसे। कौन कौन सी डेफिनेशन है इसने आपसे पूछा है कि एलोट्रॉपी क्या होता है, सब्लिमेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है और यूनिट सेल क्या है। तो इसमें से 2 डेफिनेशन तो सीधा आपको जहाँ पे समरी वाला पोर्शन है पेज नंबर 137 वहाँ से मिल जाएगी। इसको मैं मार्क करा देती हूँ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है कि जब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म इज़ नोन एज एलोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल आपको बता रही हूँ कि कार्बन एटम है, अब इसके 2 एलोट्रॉप्स हो सकते हैं। एक कहलाता है ग्रेफाइट, दूसरा कहलाता है डायमंड। तो ये दोनों हैं तो कार्बन, लेकिन क्या कहलाएंगे एक दूसरे के एलोट्रॉप। तो यहाँ से इसको मार्क कर लीजिएगा। एलोट्रॉपी इज़ द फिनोमेना इन विच सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चाहे तो आप इसकी एग्जाम्पल में यही डायमंड और ग्रेफाइट वाली एग्जाम्पल जो है इसको पुट अप कर लीजिएगा। अगली जो डेफिनेशन है इसने पूछा है सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग्स होती हैं ना ये बहुत वीक होती हैं। अब ऐसे सॉलिड्स को जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते बल्कि डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गैस स्टेट में। यानी वो गैशियस स्टेट जो उसमें कन्वर्जन करेंगे लिक्विड स्टेट उनका स्किप हो जाता है। इस तरह के जो सॉलिड होते हैं वो सबलाइम सॉलिड्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है सब्लिमेशन। यहाँ देखिएगा पूरी डेफिनेशन मौजूद है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस। दिस हैपन्स ड्यू टू द वीक इंटर पार्टिकल्स बॉन्डिंग इन सबलाइम सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है ये मैं आपको बुक में मार्क करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है मेल्टिंग पॉइंट की। तो ये देख लीजिए आप कहाँ से आपने मार्क करनी है। पेज नंबर 122 पर आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है मेल्टिंग। आपने ये हेडिंग नहीं पुट करनी है, आपने लिखना है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। एक तो छोटी सी आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ये कर लीजिएगा। या फिर जो इसकी दूसरी प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, आप इसको लिख दीजिएगा। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये वाली डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशंस पूछी गई है तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें बहुत लंबा कोई डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है एक एक मार्क की, तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता आपको। लास्ट डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो है यूनिट सेल। ये भी आपको बुक में मार्क करा देती हूँ मैं कि कहाँ से आपने इसको लिखना है। पेज नंबर 133 पर आप आओगे सीधा, यहाँ पे देखिए यूनिट सेल की डेफिनेशन है। सबसे पहले मार्क करवा देती हूँ मैं, ये फर्स्ट लाइन से लेकर यहाँ यूनिट सेल तक लिखेंगे। उसके बाद द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न से लेकर यहाँ यूनिट सेल तक लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है ना तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें एक बॉक्स पैकिंग से आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें से एक जो इंडिविजुअल बॉक्स होगा ना यही पैटर्न देखेंगे तो सब में रिपीट होता चला जा रहा है, ये कहलाता है यूनिट सेल। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लैटिस इज बिल्डअप इज नोन एज यूनिट सेल। यानी अगर कोई भी क्रिस्टल लैटिस बनता है तो उसका जो सबसे छोटा रिपीटिंग पैटर्न होता है ना, जो बार बार उस लैटिस में रिपीट होता चला जा रहा होता है, उसको आप कहते हो कि ये यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन की चारों डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको मार्क करवा दी हैं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, आपको मार्क करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि एनाइसोट्रॉपी जो इसे क्या कहते हैं और ये मतलब क्या किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ ये आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें ये एनाइसोट्रॉपी जो है ऐसा बिहेवियर पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले इसमें क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि जब आप उसको कट डाउन करते हैं ना तो उसका जो पैटर्न होता है कटिंग का वो रेगुलर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जो उसके क्लेवेज कर रहे हैं वो इक्वल साइज़ के, वो अलग अलग डायरेक्शंस में कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन में कटना शुरू हो जाते हैं तो होता क्या है कि ऐसे मामलात में इनका एक यूनिक बिहेवियर हो जाता है कि हर स्ट्रक्चर की कटिंग के एतबार से उनका जो फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है या फिर इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी है। जब अलग अलग जगहों से आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो अलग अलग कैलकुलेट हो रही होगी। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के कटिंग का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता बल्कि ये इरेगुलर पैटर्न में कटिंग में आ रहे होते हैं, इसी वजह से इनकी अलग अलग पोर्शंस में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये अलग अलग कैलकुलेट हो रही होती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपी। और एक इन एलिमेंट्स में होगी कि जिनके क्लेवेज या जिनकी कटिंग प्रॉपर नहीं होती बल्कि इनकी जो डायरेक्शन होती है या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है कटिंग साइज़ में डिफरेंट आ रही होती है। इसी वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें डिफरेंस जो है वो बिल्कुल आप
क्लियरली इसको जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इसको मार्क किधर से करना है, एनआइसोट्रॉपी, और पूरा ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको मार्क कर दीजिएगा। वो तमाम बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए ना वो यहाँ पर मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं वो आपको मार्क करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और एग्जाम्पल के साथ आपने जो है ना ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफाइन करना है। पेज नंबर 127 पर आ जाइए सीधा। सबसे पहले मार्किंग करवा देती हूँ मैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर की हेडिंग डालेंगे आप, यहाँ से लेके द टेम्परेचर से लेके यहाँ तक लिखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर तक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे एग्जाम्पल की, यहाँ से लिखेंगे द ट्रांजिशन टेम्परेचर से लेकर कैन एग्जिस्ट तक, और उसके बीच में ये इक्वेशन जैसी जो चीज़ है इसको एज इट इज़ कर लीजिएगा। अब ज़रा आपको बताती हूँ मैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़। देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो होती हैं, दो फॉर्म्स किसी एक टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट कर रही होती है इक्विलिब्रियम में। मेरे कहने का मतलब ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ख़ास टेम्परेचर है, उसमें दो एलोट्रॉपिक फॉर्म 50-50% एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो वाला जो टेम्परेचर है वो कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो एक फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, दूसरी ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप उससे कम टेम्परेचर कर देंगे तो जो पहली वाली फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी और जो सेकंड वाली है वो फिनिश हो जाएगी। अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन में। द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको जो मिसाल दी है वो है, इसमें किसकी दी है, सल्फ़र की। सल्फ़र की दो फॉर्म्स हैं, एक रोम्बिक सल्फ़र, दूसरी है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो 95.5 वो टेम्परेचर है जिसमें दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, यानी इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है 95.5 ये सल्फ़र के केस में कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब अगर आप 95.5 से इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फ़र आपको मिलेगा, रोम्बिक ख़त्म हो जाएगा। जबकि अगर आप 95.5 से डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो आपको रोम्बिक सल्फ़र जो है वो एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा और मोनोक्लिनिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल के साथ ये जो क्वेश्चन है इसको भी बता दिया यहाँ पर कि इसमें कितना मटेरियल जो है वो आपने राइट डाउन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो उसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि जो डायमंड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपको अपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीज़न वाइज जो है ना इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो उसका जवाब बहुत आसान है, मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मार्क करवा दूँगी क्योंकि मार्किंग 4 अलग अलग जगहों पर है। देखिए होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर डायमंड का होता है, इसमें आप देख रहे हो कि जो कार्बन एटम होता है वो बाकी के जो 3 कार्बन एटम्स हैं उनके साथ कुछ इस तरीके के साथ ये कह लीजिए कि कोवैलेंटली बॉन्ड बनाएगा कि ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो इनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। एज अ रिज़ल्ट डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि इसकी इस कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग की वजह से इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना वो सिकुड़ के बॉन्ड एंगल तकरीबन 109.5 के करीब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर आप आए इस तरफ ग्रेफाइट में तो आप देखेंगे जिस तरीके से बेंजीन रिंग होती है ना 6-6 के पेयर्स में, वैसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर टाइप बेंजीन रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर इधर ग्रेफाइट में बन जाएंगे। अब ये जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरीके से अरेंज होता है, तकरीबन 120 डिग्री के ऊपर आ जाता है। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर लेयर वाइज होंगे, एक दूसरे के ऊपर ईजिली ग्लाइड करेंगे। अब इन लेयर्स के साथ एक फ़ायदा आपको क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ना, ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही है ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर लेता है तो जिस स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉसिबल होती है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए ख़ास वर्ड जो है वो आपकी बुक में इस्तेमाल होता है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होती है और ग्रेफाइट क्या करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अब आपने मार्क किधर से करना है ये देखिए गौर से। सबसे पहले इन डायमंड से लेके टेट्राहेड्रल यूनिट तक लिखेंगे आप, फिर ड्यू टू द क्लोज पैकेजिंग से लेके यहाँ मेल्टिंग पॉइंट तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम से लेके ओवर द अदर तक लिखेंगे। और सबसे लास्ट में ग्रेफाइट हाउएवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से लेके डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन तक लिखेंगे। ये चारों जो मैंने मार्किंग कराई है इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप कंपैरिजन नहीं बताओगे ना कि क्या वजह स्ट्रक्चर में क्या चीज़
ऐसी है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता और दूसरा नहीं करता, तो ये जो रीज़न है इसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। अगर आपको ये वाली बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो आप चाहें तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि क्योंकि कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है डायमंड में और ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की ईजिली मूवमेंट होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसमें बॉन्ड एंगल भी घट के 120 के करीब हो जाता है, जबकि जो आपका जो डायमंड का स्ट्रक्चर है इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन 109.5 होता है, जो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। चाहे तो इस तरह वर्डिंग में कर लीजिएगा, चाहे तो ये तमाम पॉइंट्स जो है इसको एक जगह कंपाइल कर लीजिएगा, आपका ये रीज़न कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी जो है इसको आपने डिफ़ाइन करना है, ये क्या होती है। इसके साथ साथ आपको ये वाली बात बतानी है कि अगर साइज ऑफ द कैटायन या एनायन हो और इसके साथ साथ चार्ज ऑफ द आयन हो, तो इन दोनों बातों का लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जब भी कोई आयोनिक सॉलिड जो है वो फॉर्म होता है तो आमतौर पर जो प्लस और माइनस चार्ज हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे ये चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब जब ये चार्ज एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनका एक 3 डायमेंशनल पैटर्न बन जाता है, तो उसके साथ साथ जो दूसरा एक काम होता है वो ये होता है कि इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी सारी एनर्जी जो वो रिलीज़ हो जाती है। इस वाली एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस आयन के करीब आने से जो पैटर्न बनता है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको आपने कहा कि ये लैटिस एनर्जी है। आप इसको मार्क कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड से लेके गैशियस आइंस तक। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन आप लिखेंगे और उसमें एक करेक्शन करेंगे। सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज लगा हुआ है, क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है, ये आप खुद ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद आपने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन में पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में जो काम बताया है वो एक्चुअल में आपसे क्या कह रहा है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम द गैशियस आइंस, यानी क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है जब 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्म हो रहा हो गैशियस आइंस से, तो उस एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। अब यहाँ देखिए सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है, इससे सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। जो लैटिस एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है वो -787 किलो जूल पर मोल है। फर्स्ट कर लीजिए इसी सोडियम क्लोराइड को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी माइनस के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। ये दोनों ही इसकी लैटिस एनर्जी, एक दफ़ा क्या कर रहा है ये मेक कर रहा है, दूसरी दफ़ा क्या कर रहा है ये ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी जो बात इसने आपसे पूछी थी कि आपके ये लैटिस एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर साइज़ ऑफ द कैटायन या एनायन जो है वो छोटा हो या बड़ा हो। तो एक बात जहन में रखिएगा कि अगर कैटायन या एनायन का साइज़ बड़ा होता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, यानी डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर कैटायन या एनायन का साइज़ छोटा होता है तो लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, जितना छोटा आयन होगा स्ट्रक्चर जो है उसमें इतना ही ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लोज बॉन्डिंग होने की वजह से जो एनर्जी है वो भी आपको ज़्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर में फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर 3 डायमेंशनल पैटर्न इस तरह है कि तमाम आयन्स जो है इनका साइज़ बड़ा है तो लैटिस एनर्जी जो है वो भी इसमें आपको कम रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, दूसरी बात इसने आपसे क्या कही थी, चार्ज ऑफ द आयन जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बड़ा कैटायन या एन आयन है तो उससे लैटिस एनर्जी जो है वो किस तरीके से प्रोपोर्शन में होती है इसको देख लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपके पास 2 सब्सटेंस है जो कि फ्लोरीन के साथ कंबाइन है, एक है बेरिलियम, दूसरा जो है वो आपके पास है लिथियम। तो बेरिलियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा, लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1। तो आप बिल्कुल क्लियर देखें, बेरिलियम जो है जब फ्लोरीन से कंबाइन होगा 3505 किलो जूल पर मोल है, यानी बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी चाहिए क्योंकि बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या है +2। जबकि यही फ्लोरीन अगर लिथियम के साथ कंबाइन होकर लिथियम फ्लोराइड बना रहा हो तो आपको जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 1036। इसका मतलब लिथियम के ऊपर क्योंकि सिर्फ +1 चार्ज है तो लैटिस एनर्जी भी कम है। कंक्लूजन क्या करेंगे आप कि अगर चार्ज या आयन ज़्यादा है आपके पास तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा है, अगर कम है तो लैटिस एनर्जी भी आपके पास कम है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे दो डिफरेंसेस पूछे गए हैं। इसमें से पहला डिफरेंस पेज 124 पर आपके पास एज इट इज़ मौजूद है, ये क्रिस्टलाइज सॉलिड का और एमोर्फस सॉलिड्स का। तो आपने क्या करना है, क्विकली इसके पॉइंट्स जो हैं एज इट इज़ बने हुए हैं, आपने बस इसको कॉपी करना। समझा देती हूँ मैं आपको। क्रिस्टलाइज सॉलिड्स जो इनकी प्रॉपर स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, प्रॉपर शेप होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं इनकी प्रॉपर या डेफिनेट शेप मौजूद नहीं होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होगा, एमोर्फस का कंपैरेटिवली कम होगा एज़ कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरी बात क्या होती है, ये एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी वजह क्या होती है कि जब आप इनको कटिंग करते हैं तो इनके डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टिविटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तमाम प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये एनआइसोट्रोपिक हो जाते हैं। जबकि ये एमोर्फस सॉलिड्स जो है वो हमेशा आइसोट्रोपिक होते हैं। किसी भी क्लेविज से आप इसको चेक कर लेंगे तो इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर रहेंगी। लास्ट पॉइंट इसने आपसे क्या कहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर तरीके से कट डाउन होते हैं, इनका प्रॉपर क्लेविज पैटर्न होगा या क्लेविज प्लेन होगा। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं जब आप इसको कट डाउन करते हैं या फिर आप इसको हैमर से क्रश करते हैं तो ये बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न में, ये इरेगुलर जो फ्रैक्चर है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको, यानी इनकी कटिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है वो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो बुक में प्रॉपर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आप इसको डिफरेंस की तरह ही दो कॉलम बना के करेंगे। पेज नंबर 126 पर आ जाओगे आप सीधा। यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस है ये है, मगर किस तरीके से करना है ये आपको बता दूँ। सबसे पहले आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे आइसोमॉर्फिज्म और दूसरी तरफ लिखेंगे आप पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो मार्क करवा रही हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। आइसोमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेज होते हैं जिनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मगर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी होती है या उनकी ज्योमेट्री जो है वो सेम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिज्म जो मॉर्फ से निकला है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डेफिनेशन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मार्क करनी है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसकी डेफिनेशन आप मार्क करेंगे, वो किधर से करेंगे ये देखिएगा। द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ये वो फिनोमिना होता है जिसमें एक ही सब्सटेंस एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पाया जा रहा हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म अगेन वही मॉर्फ से निकला, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। यानी एक ही आपके पास सब्सटेंस है एक से ज़्यादा शक्ल में पाया जा रहा है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन का हो गया दोनों तरफ। अब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कीजिएगा। इसमें इसने आपसे क्या कहा है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं ना आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस, ये जिन एटम्स से मिलके बनते हैं जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ये एक दूसरे के साथ सेम रेशो में होंगे लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, मगर इनका जो रेशो होगा ना 1:1 वो सेम होगा। ठीक है, ये वाली बात इसमें बताइए। यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे आप। अब इसी का दूसरा पॉइंट जो पॉलीमॉर्फिज्म का होगा वो कहाँ से आप करेंगे, यहाँ से आप करेंगे कि जो केमिकल नेचर होता है पॉलीमॉर्फिज्म वाले सब्सटेंसेस का वो बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। तो इस पे आपको ये पता चलता है आइसोमॉर्फिज्म में कि इसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट जो कि एग्जाम्पल का वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया, वो आपने यहाँ से लिखना है कि सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव सेम एटॉमिक रेशो 1:1 एंड क्यूबिक ज्योमेट्री। यानी आपने क्या बात शो करनी है कि दो अलग अलग सब्सटेंस है, कि सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मगर इनका एटॉमिक रेशो भी सेम है 1:1 और जो इनकी ज्योमेट्री है वो भी सेम है, दैट इज़ द क्यूबिक। जबकि आपको यही एग्जाम्पल वाला जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो पॉलीमॉर्फिज्म में किस तरीके से लिखना है कि आपके पास है लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। पहली है कैल्साइट जिसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल क्रिस्टल, जबकि दूसरी होती है अरागोनाइट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ठीक है, तो कहाँ से मार्क करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल से लेके यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक। तो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपके जो 3 पॉइंट्स हैं ना ये मैंने आपको मार्क करवा दिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 रीजंस हैं आपके पास। इसका पहला जो पार्ट है इसमें इसने आपसे पूछा है कि सॉलिड्स जो है इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्यों नहीं होती है, नियरली ज़ीरो के करीब क्यों होती है। पेज नंबर 122 पे सीधा आ जाइए आप। कंप्रेशन की जो हेडिंग है, हेडिंग मत डालिएगा, डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा सॉलिड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल से लेके प्रेशर तक। अब आपको बता देती हूँ मैं इसमें लिखा हुआ क्या है। इसने बताया है कि क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जितने भी एटम्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो इनकी क्लोज पैकिंग की वजह से इनके बीच में जो स्पेस है वो ना होने के बराबर हो जाता है। तो इतनी क्लोज ये कह लीजिए कि जो 3 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है, इसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाता है, रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते भी हैं तो क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है तो इसी वजह से कंप्रेस ना होने के बराबर होती है। तो इनका जो कंप्रेसिबिलिटी लेवल होता है वो नियरली ज़ीरो होता है। ये पूरी बात यहाँ इन लाइंस में लिखी है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो अगला रीज़न है, इसने आपसे पूछा है कि जो सबलाइम सॉलिड्स होते हैं ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये भी बता देती हूँ मैं आपको। पेज नंबर 123 पर आओगे आप सीधा, यहाँ पे देखिए एक हेडिंग है सब्लिमेशन की। ये हेडिंग नहीं डालनी है आपको, जो रीज़न में है इसमें इसने आपसे पूछा था कि सबलाइम सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एक्चुअल में एक बात समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स की, ज़्यादातर जो सॉलिड्स होती हैं इनमें जो ये कह लीजिए कि जो 3 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है, इसकी वजह क्या होती है कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज पैकेजिंग में होते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए कि एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन तमाम सॉलिड्स में ये बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि इनमें जो आपस में बॉन्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ये होते हैं वीकर बॉन्डिंग वाले सॉलिड्स, और इनको कहा जाता है सबलाइम सॉलिड्स। तो जितने भी सबलाइम सॉलिड्स हैं ना, जब भी आप इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने के साथ ही क्या होता है कि एट द सेम टाइम ये क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसको स्किप कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। इसके साथ ही आज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।